जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, आज हमारी हिंदी की क्लास नंबर 27 है और आज की क्लास में हम लोग कारक पढ़ने वाले हैं। संज्ञा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था, संज्ञा से संबंधित आपका लिंग वचन भी पढ़ लिया है। आज हमारा जो है आपका कारक का चैप्टर होने वाला है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए सभी विद्यार्थियों के साथ ताकि सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए हम लोग कारक पढ़ते हैं, समझते हैं कारक होते क्या हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कारक की परिभाषा देखते हैं कि आखिर कारक की परिभाषा क्या होती है। कारक चिन्ह आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि ये कारक चिन्ह है, ये है, तो वही है कारक की परिभाषा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए परिभाषा, लिख लीजिए कारक। कारक की परिभाषा क्या होती है, देखिए कारक चिन्हों को, देखिए जब आप चिन्ह बोलते हैं ना, चिन्ह नहीं होता चिन्ह होता है। पहले हा होगा फिर ना होगा, आधा हा पूरा ना होता है। लेकिन हम लोग जब बोलते हैं, बोलते समय उच्चारण कैसे करते हैं, जैसे आधा ना हो आधा हा हो, आधा ना हो पूरा हा हो, लेकिन इस तरह नहीं। लेकिन जब आप चिन्ह लिखते हैं ना, ये इसका अशुद्ध रूप है। इसकी जो शुद्ध वर्तनी है ये है चिन्ह। ये इस तरह से ये आपका चिन्ह सही होता है। क्लियर? तो ये आप याद रखेंगे, राइट। अब देखिए कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या होती है। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं कहीं आपको कारक लिखा मिलेगा, क्वेश्चंस के बेस पर कहीं आपको विभक्ति भी लिखा मिल जाएगा, कहीं आपको परसर्ग भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो तीनों शब्द हैं ये एक ही है, कारक बोले, परसर्ग बोले या फिर विभक्ति बोले, राइट। तो चलिए परिभाषा लिखिए। क्या? कारक चिन्हों को, कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जहां पर का अर्थ, इस पर का अर्थ, पर का अर्थ बाद एवं इस सर्ग, सर्ग का अर्थ चलना होता है। समझ गए? पर का अर्थ जो होगा बाद होगा, सर्ग का अर्थ होगा क्या होगा, चलन। दूसरे शब्दों में इसे कैसे समझेंगे कि वाक्य के जिस शब्द का संबंध क्रिया से होना बताया जाए, है ना। वाक्य के जिस शब्द का संबंध किससे होता है, क्रिया से होता है, क्रिया से होता है, तो क्या कहते हैं उसे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। समझ गए इतनी बात, कारक की परिभाषा समझ गए। कारक को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। अब ये कारक होते कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप होते हैं कारक के, तो चलिए एक डायग्राम से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आप यहां पर लिख लीजिए कारक, राइट, कारक। अब ये कारक कितने प्रकार के होते हैं, एक तो देखिए यहां पर दिखेगा आपको, बिल्कुल दिखेगा, एक आपका होता है कर्ता कारक, सेकेंड आपका कर्म कारक, थर्ड आपका करण कारक, फोर्थ आपका कर्ता कर्म करण,
संप्रदान, इसके बाद आपका अपादान, कितने हो गए? 5 हो गए। अपादान के बाद आपका आएगा संबंध, संबंध के बाद आएगा आपका अधिकरण, अधिकरण के बाद आएगा आपका संबोधन। तो ये 8 प्रकार के आपके कारक होते हैं। इनको कारक कहें, क्या क्या कह सकते हैं? कारक, विभक्ति या फिर परसर्ग। समझ गए? इतना समझ गए? ठीक। अब देखिए कारक जो कर्ता जो कारक है, इसकी विभक्ति क्या होती है, इसके जो सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं, वो समझिए। तो देखिए कर्ता का जो सिंबल होता है क्या होता है? कर्ता का जो होगा ने, क्या होगा? ने। कर्म को। इसके बाद करण की विभक्ति क्या बनेगी आपकी? से। इनको आप बंद कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होंगे। से या फिर के द्वारा। यहाँ पर जो ये विभक्ति है से के द्वारा, यहाँ पर ये जो से आएगा आपका माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाएगा करण विभक्ति में। ठीक। संप्रदान की क्या होती है? से के लिए। क्या होता है? संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? से के लिए। के लिए। इसके बाद अपादान की क्या होगी? यहां पर आएगा आपका से, लेकिन यहां पर जो से होगा ये अलगाव के भाव में आएगा, किसी चीज को किसी चीज से अलग कर रहा होगा। से अलगाव में, राइट। ये यहां संप्रदान से हटा देंगे, यहां पर के लिए ही रखेंगे। ठीक है, से हटाएंगे के लिए, राइट। संबंध कारक के जो विभक्ति है, जो चिन्ह है वो क्या है? देखिए यहां पर है आपका का, की, के, रा, री, रे, राइट। इसके बाद अधिकरण कारक में क्या है? अधिकरण कारक में है आपकी, एक तो आपका में है, सेकेंड आपका पर है, राइट। इसके बाद संबोधन में कौन सी विभक्ति है? संबोधन में है आपकी हे, अरे, अजी। और इनकी विभक्ति के बाद आपका जो संबोधन वाचक ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये भी आपका आएगा। ठीक। तो ये आपके जो कारक हैं, परसर्ग हैं, विभक्ति हैं, कितने प्रकार हैं इनके? तो ये आपके 8 तरह के होते हैं, 8 प्रकार होते हैं कारक के। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे नंबर 1 से। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले नंबर 1 पर पढ़ना है हम लोगों को कर्ता। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अब हम लोग इधर लिख लेते हैं। नंबर 1 पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्या? कर्ता। कर्ता कारक, कर्ता कारक। अब देखिए कर्ता कारक की परिभाषा क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में कर्ता कारक है या फिर कोई और कारक है? तो पहले तो आप इसकी परिभाषा लिखिए। क्या लिखेंगे? है वाक्य में काम करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जहां पर आपका जो काम का जो प्रभाव है कर्ता पर पड़ रहा होगा, वहां पर आपका कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे आपका देखिए वाक्य में जो काम करता है ना, वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते
है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति क्या होती है बताइए, जल्दी से बताइए क्या होती है विभक्ति। तो कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या होती है? ने। क्या होती है? ने। कर्ता ने। अब इसके उदाहरण कैसे आएंगे एग्जाम में, तो इसके उदाहरण भी आप देखिए। उदाहरण, वाक्य में काम करने वाला ही कर्ता होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझिए। जैसे लड़का जा रहा है, लड़का जा रहा है। क्या है? कौन जा रहा है? लड़का जा रहा है। तो यहाँ पर जो सारा का सारा काम कर रहा है कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है। लड़का जा रहा है, लड़का आ रहा है, लड़का खेल रहा है। तो यहाँ पर कारक कौन सा हो जाएगा आपका? कर्ता कारक। या फिर मीरा ने खाना पकाया। काम कौन कर रहा है यहाँ पर? काम कौन कर रहा है? मीरा। तो कर्ता कौन हो जाएगा? मीरा कर्ता है, तो कारक कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका? कर्ता कारक। इसी तरह मीरा ने खाना बनाया, राधा हंस रही है, श्याम जा रहा है। तो ये सारे जो उदाहरण होंगे आपके किसके हो जाएंगे? कर्ता कारक के हो जाएंगे। मीरा ने खाना बनाया, राधा ने अच्छी सी पेंटिंग बनाई, ये भी आपका कर्ता कारक का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर? तो कर्ता कारक आप समझ गए। अब नंबर 2 पे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? कर्म कारक। तो नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिए, कर्म कारक। अब कर्म कारक की परिभाषा क्या होती है ये समझिए। कर्म कारक की जो परिभाषा होती है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। आप इसका जो है परिभाषा लिखेंगे, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहेंगे? उसे हम कर्म कारक कहेंगे। राइट? इसकी जो विभक्ति है, विभक्ति देखिए, विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति हम लोगों ने पीछे देखा है, बताइए जल्दी से विभक्ति क्या हो जाएगी? कर्म कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी? को। क्या हो जाएगी? को। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। ठीक? तो इसके उदाहरण से समझेंगे, इसके उदाहरण कैसे बनेंगे। उदाहरण से समझेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो पहला इसका जो उदाहरण हो जाएगा, सबसे फेमस उदाहरण जो है इसका क्या है? राम ने रावण को मारा। क्या है? राम ने रावण को मारा। ये इसका सबसे फेमस उदाहरण है और ये आपका पूछा भी जाता है एग्जाम में। अब देखिए, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अब मारा, किसे मारा? क्रिया क्या है यहाँ पर? मारा। किससे मारा? रावण को। तो यहाँ पर जो आपसे अगर पूछा जाएगा कर्म कारक कहाँ किसमें है, तो ये है आपका, राइट? ये है आपका कर्म कारक। इस वाक्य में अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में भाई आपका कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है, कर्ता पे नहीं पड़ रहा है। अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता तो आपका कर्ता कारक होता।
राइट, इतना समझ गए। दूसरा उदाहरण आप लिख लेंगे, दूसरा एक और उदाहरण बन जाएगा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। पकड़ती है ना पुलिस, पुलिस ने चोर को पकड़ा। राइट, इसी तरह से आप लिख लेंगे, माली ने पौधों को पानी दिया, है ना, माली ने पौधों को पानी दिया। अब यहाँ पर क्रिया क्या है, पानी देने की क्रिया हो रही है, और किसे, पौधों को। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका कर्म कारक हो जाएगा। क्लियर, कर्ता कारक और कर्म कारक आप समझ गए, दोनों चीजें अच्छे से समझ गए। कारक को विभक्ति परसर्ग भी कहते हैं, कारक की परिभाषा अच्छे से समझ गए, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नंबर 3 पर करण कारक। नंबर 3 आप लोग लिखेंगे करण कारक, हेडिंग डाल लीजिए करण कारक। अब देखिए करण कारक की परिभाषा क्या होती है। करण कारक की परिभाषा होती है, करण का अर्थ होता है साधन। क्या, करण का अर्थ साधन होता है, साधन होता है। राइट, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करे उसे करण कहते हैं। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करे उसे करण कहते हैं। करण का अर्थ होता है साधन, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध होता है। संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध होता है। समझ गए इतनी चीज। करण का अर्थ होता है साधन, कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उसे करण कहते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध होता है। राइट, अब इसकी विभक्ति देख लीजिए, विभक्ति क्या है बताइए जल्दी से। विभक्ति, करण की जो विभक्ति है क्या है, विभक्ति है इसकी से, के द्वारा। यहाँ पर जो से है ये आपका साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट, और इसमें एक चीज और आप लिख सकते हैं, क्या, नोट बनाकर चाहे तो लिख लीजिए, जो अंग भंग वाले उदाहरण है, अंग भंग वाले उदाहरण भी करण कारक में आते हैं। अंग भंग, अब ये क्या होता है ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो कोई बात नहीं अभी समझाते हैं। अंग भंग वाले उदाहरण भी इसी में आते हैं, इसी में आते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण, करण कारक के उदाहरण नोट कीजिए। उदाहरण, पीछे हमने देखा कर्म कारक में कि राम ने रावण को मारा, ये आपकी क्रिया हो गई। क्रिया का असर जो पड़ा, प्रभाव पड़ा, किस पर पड़ा, रावण पर पड़ा, तो वहां पर कर्म कारक। अब यहीं पर आपसे बोल दे कि राम ने रावण को बाण से मारा,
तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ये से है बाढ़ से, तो बाढ़ से या फिर बाढ़ के द्वारा मारा, तो ये से है, ये साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। भाई राम ने रावण को मारा, ठीक है, लेकिन किससे मारा, क्या साधन था, तो ये साधन था आपका बाढ़। क्लियर, ये चीज समझ गए। तो इस तरह के जो उदाहरण है आपके करण कारक में आ जाएंगे। जैसे आपका राम ने रावण को मारा, बाढ़ से मारा। किसान ने खेतों को पानी से सींचा, तो किससे सींचा, पानी से, साधन क्या है, पानी है, राइट। इसी तरह से दूसरा आपका रिश्तेदार बस से आए हैं, हम बाइक से मार्केट जाएंगे, साधन क्या है हमारा, बाइक है। रिश्तेदार बस से आए हैं, साधन क्या है, बस है। जहां पर से आपका साधन के रूप में प्रयोग होता है वहां पर करण कारक होता है। एक दो उदाहरण और आप लिख सकते हैं, जैसे अच्छे लोगों की संगति से, अच्छे लोगों की संगति से बुद्धि अच्छी होती है, बुद्धि सुधरती है या फिर अच्छी होती है, सुधरती है। तो ये जो आपके अच्छे लोगों की संगति क्या है भाई, बुद्धि सुधारने का जो साधन है क्या है, ये अच्छे लोगों की संगति है, राइट। तो इस तरह के जो उदाहरण आएंगे आपके करण कारक में आएंगे। अब आपने बोला था अंग भंग, बिल्कुल भाई अंग भंग, जैसे वह एक पैर से लंगड़ा है, क्या यहाँ पर बन जाएगा, जैसे वह एक पैर से लंगड़ा है या फिर वह एक आंख से काना है, वह एक आंख से काना है। ये आपका जो उदाहरण है ये भी आपका करण कारक में आ जाएगा, राइट। तो ये समझ गए आप, करण कारक समझ गए। नंबर 4 पे चले हम लोग, नंबर 4 पे चले, बिल्कुल। नंबर 4 क्या है आपका, संप्रदान कारक। नंबर 4 है आपका संप्रदान कारक। अब देखिए इसमें क्या होता है, संप्रदान कारक में क्या होता है भाई, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, ऐसा बोध कराने वाले शब्दों में क्या होता है आपका संप्रदान कारक होता है। तो लिखिए विभक्ति यहाँ पर होती है के लिए या फिर के वास्ते। तो इसकी आप परिभाषा लिखिए पहले, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसको कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। आप लोग साथ के साथ क्लास को नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और क्लास अगर पसंद आ रही हो तो शेयर भी कर दीजिए। इसकी जो विभक्ति होगी, क्या हम लोगों ने पढ़ी थी, से नहीं,
के लिए क्या पढ़ा था, के लिए या फिर के वास्ते, के लिए या फिर के वास्ते, राइट। अब इसमें उदाहरण देखिए, उदाहरण कैसे पूछे जाते हैं, उदाहरण कैसे आते हैं। तो उदाहरण जो इसके बनेंगे, भूखे को भोजन दो, पिताजी के लिए खाना बनाओ, है ना, मम्मी के लिए पानी लाओ। इस तरह के उदाहरण जो हैं इसमें बनते हैं। पहला आप लिख लेंगे, भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो, पिताजी के लिए भोजन पकाओ या फिर पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ, राइट। इसके बाद भाई बहन को गाड़ी देता है, भाई देने का काम देखिए यहाँ पर, जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसको कुछ दिया जाए। भाई बहन को कार देता है, मालिक नौकर को पैसे देता है। तो ये सारे उदाहरण आपके किस में आएंगे, संप्रदान कारक में आएंगे, जहां पर आपकी देने लेने वाली बातें होती हैं। पिताजी को सादर नमस्कार, पिताजी को सादर नमस्कार है, ये भी आपका किस में आएगा, संप्रदान कारक में आएगा। ईश्वर ने हमको देखने के लिए 2 आंखें दी हैं, ये भी आपका संप्रदान कारक में आएगा। एक और लिख लीजिए उदाहरण, भाई बहन को गाड़ी देता है। क्लियर, समझ गए यहां तक चीजें। 4 कारक हम लोगों ने पढ़ लिए, 4 कारक और बचे हैं। तो चलिए अगला पढ़ते हैं, संप्रदान हो गया। अगला है आपका पांचवा कौन सा है आपका, अपादान कारक। नंबर 5 पे आप लोग लिख लेंगे अपादान कारक। तो देखिए इसकी परिभाषा, देखिए इसकी जो परिभाषा होती है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, लिख लीजिए आप, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने का, रक्षा करने का, डरने का, तुलना करने का, तुलना होना या तुलना करना, तुलना होने का बोध होता है, वहां पर आपका अपादान कारक होता है, राइट। इसकी विभक्ति क्या होती है, इसकी जो विभक्ति होती है क्या होती है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। विभक्ति इसकी क्या होती है अपादान कारक की, तो इसकी विभक्ति होती है से, और ये से किसके रूप में आता है, अलगाव के भाव में, अलगाव के रूप में। से विभक्ति हम लोगों ने किसमें पढ़ी थी, करण कारक में भी पढ़ी थी, लेकिन वहां पर से जो था साधन का काम कर रहा था, यहां पर से जो है ये अलग होने का काम करेगा। क्लियर। अब इसमें उदाहरण कैसे बनेंगे ये देखिए, इसमें उदाहरण कैसे बनेंगे ये देखिए। देखिए जैसे इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं,
बंदर छत से कूद पड़ा। ये आपके इसके से जो है सारे में ही अलग होने का भाव दिखा रहा है। जैसे हिमालय से गंगा, हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते क्या है, पेड़ से जो है अलग हो रहे हैं। क्लियर? तो आप लिख लेंगे इसके उदाहरण। हिमालय से गंगा निकलती है। सेकेंड इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, रक्षा करने का भाव। रक्षा करने की जैसी जहां पर बात आएगी वहां पर भी आपका क्या होगा, वहां पर भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। जैसे हे भगवान, हे भगवान अगर आप बोल देंगे तब तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। लेकिन तुलना करने, डरने वाली ये सारी जो बातें होती हैं, जैसे तुलना करने में आप कह देंगे राम जो है, राम सीता से अच्छा है, सीता से अच्छा है। राधा रात से डरती है या फिर सांप से डरती है, लिख लीजिए, राधा सांप से डरती है। ये आपके किसके हैं, अपादान कारक के उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर? इसके बाद नंबर 6 पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया। अब आपका आ जाता है यहाँ पर संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक की जो परिभाषा है क्या है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। बोर तो नहीं हो रहे हैं क्लास में, पढ़ने में मजा आ रहा है, बता दीजिए। अगर बोर हो रहे हो तो हम जो 2-3 कारक बचे हैं अगली क्लास में कर लें, बताइए। नहीं ना, कोई बात नहीं, 2-3 कारक बचे हैं, 5 मिनट और लगेंगे, खत्म हो जाएंगे। तो चलिए नंबर 6 पे संबंध कारक की परिभाषा बताइए। एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु से जाना जाए। जहां पर वाक्य में एक वस्तु का संबंध, वाक्य में एक वस्तु या फिर व्यक्ति है ना, एक वस्तु व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु व्यक्ति से जाना जाए, वहां पर आपका क्या होगा, संबंध कारक होगा। इसकी जो विभक्ति होगी, विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, विभक्ति बताइए जल्दी से। का, की, के, रा, री, रे, यही थे ना। उदाहरण देखिए, उदाहरण कौन कौन से बनेंगे संबंध कारक के, देखिए। जैसे यह पेन मेरा है, ये पेन मेरा है, तो ये पेन मेरा है, संबंध है ना मेरा पेन से। ये पेन मेरा है। मोहन राकेश का भाई है, मोहन राकेश का भाई है। अब देखिए यहां पर ये विभक्ति आ रही है ना, का, बिल्कुल। यह पेन मेरा है, देखिए रा रहे, का, की, के, रा, री, रे, है ना। कुंती के 5 पुत्र थे, दशरथ जी के 4 पुत्र थे। ये सारे जो उदाहरण हैं आपके किसमें बनेंगे, ये जो उदाहरण है आपके संबंध कारक में बन जाएंगे। तो ये आपको कंप्लीट हो गए, इनको भी आप नोट कर लीजिए। 2 कारक बचे हैं, उनको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए फिर नंबर 7 है आपका, कौन सा, नंबर 7 पे है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक
अब अधिकरण कारक की परिभाषा क्या हो जाएगी? अधिकरण कारक की परिभाषा होगी संज्ञा के जिस रूप से, देखिए आप, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित हो, जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित हो, यानी कि क्रिया के आधार का पता चले, सूचित हो, तो वहां पर आपका अधिकरण कारक हो जाता है। इसकी जो विभक्ति होती है, अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? विभक्ति, इसकी जो विभक्ति होगी में और पर। अब देखिए उदाहरण कैसे बनते हैं, जो आपसे पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा। उदाहरण नंबर 1, फ्रिज में आम रखे हैं, जाओ जाके खा लो। नंबर 1 है आपका फ्रिज में आम रखे हैं, राइट। बिल्ली छत पर घूम रही है, बिल्ली छत पर घूम रही है। मस्त है, बिल्ली मौज काट रही है, छत पे आराम से घूम रही है ना। बिल्ली छत पर घूम रही है। मेज पर पुस्तक रखी है ना। और कुएं में बाल्टी गई, कुएं के अंदर गई ना बाल्टी, कुएं में बाल्टी गई। इसी तरह से पानी में कुछ पड़ा है या पानी में कुछ गिर गया है। तो ये सारे उदाहरण आपके किसके हो जाएंगे? अधिकरण कारक के हो जाएंगे, राइट। अब अगला और आपका लास्ट कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक, राइट। तो इसको देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए, वहां पर आपका संबोधन कारक हो जाएगा। इसकी विभक्ति क्या होती है भाई मेरे? विभक्ति। इसकी जो विभक्ति बनेगी, इसकी विभक्ति बनेगी हे, और सभी के बाद ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये जरूर आएगा। हे, अरे, ओहो और अजी। अजी सुनते हो, अजी, राइट। तो ये इसकी विभक्ति होती है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण कैसे पूछे जाते हैं। काम की बात, उदाहरण कैसे पूछे जाते हैं? हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। क्या उदाहरण बनेगा आपका? हे ईश्वर, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो इस बात को पहचानने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि जहां भी आपका संबोधन कारक होगा ये विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल जाएगा। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो यहाँ पर आपका संबोधन कारक है, राइट। अगला वाह। वाह भाई वाह, वाह वाह क्या पार्टी है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप भी पार्टी देंगे दोस्तों को, तो दोस्त आपके क्या बोलेंगे? वाह।
वह क्या पार्टी है, क्या दावत है, वह क्या दावत है। और अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। ये सारे उदाहरण जो है आपके संबोधन कारक में आ जाएंगे, राइट। तो सभी आपको कारक जो है 8 के 8 कारक अच्छे से क्लियर हो गए। उम्मीद है कि आज के बाद आप कारक वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ना तो कंफ्यूज होंगे और ना ही आप उन्हें गलत करेंगे। तो जल्दी से मुझे ये बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है, फटाफट से। क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। कारक हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बाद में आपको रिवीजन के काम आएंगे। तो आज की क्लास को इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।